Good morning, good morning, good morning, good morning, very good morning, very good morning. राधे 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 राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय महादेव। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। आ जाओ। अच्छा, वो टाइम क्या? ठीक है, करेक्ट कर देंगे उसको। राधे 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 राधे। आ जाओ, आओ शुरू करते हैं। कल हम लास्ट टाइम तक हमने स्ट्रोक प्रमेय को शुरू कर दिया था। स्ट्रोक प्रमेय को देख भी लिया था कि स्ट्रोक प्रमेय क्या होती है। और स्ट्रोक प्रमेय का जो मेन मकसद है वो है एक रेखा समाकलन को कन्वर्ट करना, सम्मानित करना, बदलना, इक्विवेलेंट बनाना किसी पृष्ठीय समाकलन के। यानी रेखा समाकलन को पृष्ठीय में और पृष्ठीय को रेखा में बदलता है। और कैसे बदलता है? वो था कि एफ डॉट डी आर, सिंपल रेखा समाकलन जो है उसको अगर आप किसी फलन, कोई आपके पास सदिश फलन है और किसी बंद पृष्ठ के ऊपर आप उसको रेखा समाकलन करना चाहते हैं तो उसके बजाय आप एक और काम कर सकते हैं। आप एफ का कर्ल निकालिए, एफ का कर्ल निकालिए और कर्ल निकालने के बाद उसका पृष्ठीय समाकलन निकालिए। ये वही होगा जो रेखा समाकलन होगा, ये बराबर होगा। यानी कर्ल लेने के बाद, सदिश फलन का कर्ल लेने के बाद जब आप पृष्ठीय समाकलन लेते हैं वो आपके रेखा समाकलन के बराबर होता है। तो ये थ्योरम थी, इसी को स्टोक थ्योरम कहा गया। बहुत सिंपल थ्योरम थी, भाषा वाइज बहुत सिंपल है। आ जाओ कुछ सवाल करते हैं जिससे कहानी और अच्छे से आ जाए। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या कहता है कि एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई का मान ज्ञात कीजिए। इस समाकलन का मान ज्ञात कीजिए जहां सी जो है, ध्यान से सुनना सी के बारे में, सी जो है सी पथ का नाम है, वो पथ है जिसके ऊपर हम समाकलन निकालने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे पथ दिया हुआ है सी। सी क्या है? सी वो पथ है जो एक्स वाई तल पर एक वर्ग है, एक्स वाई तल के ऊपर एक स्क्वायर है जिसके शीर्ष ये है। इन चारों शीर्षों से जो वर्ग बनेगा उसकी परिसीमा के ऊपर आपको समाकलन करना है, उसकी बाउंड्री के ऊपर समाकलन करना है। ठीक है। अच्छा, पहले हम एफ को और डी आर को अलग कर लेते हैं तो आराम से यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं इसे टुकड़ों में लिखूं, मतलब डॉट प्रोडक्ट में लिखूं, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप, ये हो गया डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब मैं डॉट गुणा करूंगा तो वापस वही आ जाएगा, डॉट गुणा करूंगा तो वापस वही आ जाएगा। आप गौर करो, एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, वापस वही आ जाएगा। बस लिखने का तरीका मैंने अलग कर दिया डॉट करके, इस तरीके से ना, तो सुंदर लग रहा है। अब यहाँ हो गया, ये आपका हो गया एफ, ये आपका हो गया डी आर। ये एफ डॉट डी आर और ये आपका समाकलन। तो सवाल एफ डॉट डी आर बन गया। अब हम जा सकते हैं, एफ डॉट डी आर हो गया, बंद पथ हो गया। बंद पथ कैसे हो? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर तो बंद पथ ही होता है, स्क्वायर तो बंद पथ ही होता है। तो बंद पथ हो गया आपके पास, जो जरूरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। एक बंद पथ चाहिए था जो आपके पास है। एफ
होना चाहिए था जो आपके पास है, बस काम फिट है, एकदम फिट है, स्टॉक भरने के लिए एकदम तैयारी है। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें चीजों को बदल के इस रेखा समाकलन को कन्वर्ट करना है पृष्ठ समाकलन पे। आप चाहो तो रेखा समाकलन भी कर सकते हो। चलो एक रेखा समाकलन कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि रेखा समाकलन थोड़ा सा मुश्किल क्यों होता है बजाय पृष्ठीय समाकलन के। एक रेखा समाकलन कर लेते हैं, आओ एफ डॉट डी आर ही निकालते हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, सीखने लायक है। देखो चार शीर्ष कौन कौन से हैं उन पे आ जाओ। एक है 10, 10 ये यहां हो गया मान लो 10। अगला हो गया आपका -10, उसके बाद वाला हो गया 01, अगला हो गया आपका 0-1। और इन चारों को मिलाने से आपका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इनका नाम आप ए बी सी डी रख लो। अब रेखा समाकलन की क्या दिक्कत है, रेखा समाकलन की दिक्कत है, रेखा समाकलन पहले कंफ्यूज मत होइएगा। रेखा समाकलन का मतलब होता है परिसीमा पे समाकलन। रेखा का मतलब यहाँ रेखा से नहीं है, रेखा समाकलन का मतलब यहाँ रेखा से नहीं कि कोई रेखा पे समाकलन कर रहे हो, आप उसकी जो परिसीमा है, जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के ऊपर समाकलन कर रहे हो, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो दिग्वृत्त हो, और चाहे कोई और आकृति हो, कोई आड़ी टेढ़ी तिरछी विरछी कोई भी आकृति हो, उसकी बाउंड्री पे जो आप समाकलन करते हैं, उसकी परिसीमा पर जो समाकलन करते हैं, उसको रेखा समाकलन कहते हैं। अब यहाँ पे अच्छी बात है कि ये जो इसकी बाउंड्री है वो रेखाओं से बनी हुई है, तो कोई बात नहीं, हम इन चार रेखाओं पे समाकलन करेंगे, ए बी पे, फिर बी सी पे, फिर सी डी पे, फिर डी ए पे। चार समाकलन हमें करने होंगे। अच्छा चार क्यों करने होंगे, क्योंकि चारों अलग अलग है। इसका समीकरण अलग होगा ए बी का, बी सी का अलग समीकरण होगा, सी डी का अलग समीकरण होगा, डी ए का अलग समीकरण होगा। तो चारों का अलग समीकरण होगा, इस वजह से हमें चारों पथ पे अलग अलग समीकरण, हमें पहले हम ए से बी जाएंगे, फिर प्लस बी से सी जाएंगे, प्लस सी से डी जाएंगे, प्लस डी से ए जाएंगे। यानी हम रेखा समाकलन को 4 बार करेंगे। हम जो एफ डॉट डी आर है, हमें जो सी पे पूछा है कि सी पे निकालो, तो हमारा जो पथ सी है वो 4 टुकड़ों से बना हुआ है। हम ए से पहले बी जाएंगे, ए से बी तक रेखा समाकलन करेंगे, प्लस फिर बी से सी जाएंगे, बी से सी तक रेखा समाकलन करेंगे, प्लस फिर सी से डी जाएंगे। और अच्छा ये 4 टुकड़ों में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 रेखाओं से ये बना हुआ है और चारों ही रेखाएं अलग अलग है, चारों ही रेखाएं अलग अलग है, इसलिए अलग अलग समाकलन होगा। वैसे ये पूरा एक पथ है, लेकिन एक पथ भी 4 टुकड़ों से बना हुआ है, तो आपको चारों टुकड़ों पे अलग अलग समाकलन करना होगा। पहले आप ए से बी तक जाएंगे, फिर बी से सी तक जाएंगे, फिर सी से डी तक जाएंगे, फिर डी से वापस ए तक जाएंगे। पूरा चक्कर पूरा हो गया। इस तरीके से 4 टुकड़ों में आपका समाकलन पूरा होगा। यहाँ तक डन, क्लियर। आ जाओ अब एक पथ की बात करते हैं, पहले ए बी पथ पे चलते हैं। पथ ए बी पर, तो पहले पथ ए बी के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठी करो। क्या जानकारियां, इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण पता करो। समीकरण निकालने के लिए ए बी का समीकरण इस बिंदु से जाती है, इस बिंदु से जाती है ना, और दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1। खाली ए बी हमारे कोई काम की नहीं है ना, गणित के अंदर नाम का कोई महत्व नहीं होता, गणित के अंदर महत्व होता है उसके समीकरण का, उसके गणित का। तो ए बी, खाली मैं ए बी बोलता रहा हूं तो यहाँ कोई महत्व नहीं है। यहाँ ए बी के बजाय अगर ए बी का समीकरण मुझे पता होता तो वो ज्यादा काम आता। क्यों, क्योंकि ए बी का समीकरण मुझे ये बताता कि इस रेखा पे जो पॉइंट है उनका एक्स और वाई किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस रेखा का हर बिंदु के जो दो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, वो आपस में किस नियम से जुड़े हुए हैं। तो मेरे लिए ज्यादा आसान होता है, क्योंकि गणित नियमों का खेल है, ना कि नामों का खेल है।
है ना। नाम से यहाँ कोई महत्व नहीं है कि नाम कौन है, ए बी की जगह मैंने पी क्यू रख दिया होता, क्या फर्क पड़ता, नहीं। तो इंपॉर्टेंस क्या है समीकरण की। समीकरण क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समीकरण आपको बताता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे आपके जो दो, हर बिंदु के जो दो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, वो आपस में किस प्रकार से इंटर रिलेटेड है। और बस ये जो इंटर रिलेशन है यही अलग अलग है, ये इंटर रिलेशन ही अलग अलग है। इस रेखा का अपना एक्स वाई का रिलेशन होगा, किसी और रेखा का अपना एक्स वाई का रिलेशन होगा, किसी वृत्त में कुछ और होगा, किसी और में कुछ और होगा। हर किसी के अंदर बस यही फर्क है, हर किसी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। चाहे वृत्त हो, दिग्वृत्त हो, परवलय हो, अति परवलय हो, ये वाला हो, वो वाला हो, या कोई और हो, हर किसी में एक्स और वाई में रिलेशन होता है। अब हर वक्र के लिए ये एक्स वाई का रिलेशन अलग अलग होता है, इस वजह से वक्र भी अलग अलग बनता है ना। तो ये होगी महत्वपूर्ण बात। अब आ जाओ, रिलेशन निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें से एक को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लो। और ये प्रक्रिया याद रखिएगा 4 बार दोहरानी है। अभी अभी तो हम इसे ए बी पे दोहरा रहे हैं, ए बी के बाद में फिर बी सी पे दोहराएंगे, फिर सी डी पे दोहराएंगे, फिर डी ए पे दोहराएंगे। तो इसीलिए रेखा समाकलन थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि टुकड़ों में होता है। मान रख दो, ए बी का समीकरण आ जाएगा। ए बी का समीकरण y माइनस y1, y1 0, y2 बटा x2 माइनस x1, x माइनस x1, y बराबर आ गया माइनस x प्लस 1। ये आपका ए बी का समीकरण आ गया, ठीक है, सही है। अब आ जाओ, हमारे पास समान आ गया है। ए बी का समीकरण है y बराबर माइनस एक्स प्लस 1। अगर हम अवकलन करके डी वाई निकाल लें, तो डी वाई बराबर आ जाएगा माइनस का डी एक्स, एक का अवकलन 0 हो गया। अब हम रेखा समाकलन में चलते हैं, और रेखा समाकलन में y का विलोपन ही कर देते हैं पूरे में। रेखा समाकलन में गए, जहां जहां y था वहां पे हमने रख दिया माइनस एक्स प्लस 1 और डी एक्स प्लस एक्स, वाई की जगह माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, डी वाई की जगह माइनस का डी एक्स। ये लो, पूरे समीकरण में y हटा दिया, हटाना जरूरी भी था, सब कुछ एक रूप में हो जाए तो समाकलन करना आसान हो जाए। अब सब कुछ x में बदल गया, तो आ जाओ x की लिमिट लो, x की लिमिट, यहाँ पे सुनो मेरी बात, x की लिमिट, दोबारा x की लिमिट, क्योंकि अब आपका सवाल x का हो गया। तो आप कहां से कहां तक जा रहे हैं, आप a से कहां तक जा रहे हैं, b तक जा रहे हैं। a पे x का मान कितना है 1, a पे x का मान कितना है a, और यहां से जब आप b पे पहुंचे तो x का मान कितना हो गया 0। तो आपकी लिमिट होगी x बराबर 1 से लेकर 0 तक। अब प्लीज ये मत कर देना कि 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक नहीं, 1 से लेकर 0 तक, क्योंकि आप जिस पथ पे चल रहे हैं, जहां से आपने शुरू किया है वो a है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण था, आपने कहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया ना। तो आपके लिए ए आपका प्रारंभिक बिंदु होगा और बी आपका अंतिम बिंदु होगा इस यात्रा के लिए, है ना, इस यात्रा के लिए। तो देखिए, जैसे बस जाती है, मान लीजिए बीकानेर से जयपुर जा रही है, तो इन दोनों बातों में अंतर है। आपका शुरुआती पॉइंट बीकानेर है, अंतिम पॉइंट डेस्टिनेशन आपका जयपुर है। एक ये भी तो हो सकता था पापा जयपुर से बीकानेर आ सकते थे, तो जयपुर आपका शुरुआती पॉइंट हो जाता और बीकानेर आपका अंतिम पॉइंट हो जाता, लेकिन दोनों ही बातों में अंतर है, क्योंकि दोनों बातों में एक व्यक्ति बीकानेर से जयपुर जा रहा है, एक व्यक्ति जयपुर से बीकानेर आ रहा है, और इन दोनों ही बातों में सड़क वही है, रास्ता वही है, शायद बस भी वही होगी, लेकिन फिर भी रात दिन का अंतर है। तो इस ध्यान रखना है कि आप ए से बी जा रहे हैं। अब ए से बी जा रहे हैं तो ए पे जो भी एक्स का मान है वो नीचे आएगा, और बी पे जो भी है वो है, नहीं कि हम थोड़ी समझदारी दिखा के कहते हैं भैया बड़े वाले को ऊपर ले लो, छोटे वाले को नीचे ले लो, ये नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे दिशा का बड़ा महत्व रहता है। अब हम कर सकते हैं समाकलन, आ जाओ। एक से लेकर 0 तक, थोड़े से dx कॉमन निकल जाएगा, dx कॉमन निकालो, ब्रेकेट ब्रेकेट खोल लो, कुछ आसानी हो सके तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस एक्स, माइनस, इसे ब्रेकेट को खोलूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, जिससे ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, और
dx कॉमन निकाल लिया मैंने। एक्स क्यूब, 2 में से 1 गया, एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया और dx समाकलन करने पर आ जाएगा मेरे पास माइनस एक्स की पावर 4/4 1 से लेकर 0 तक प्लस एक्स क्यूब बटा 3 0 से लेकर 1 तक, माइनस बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया, माइनस का 1/4 बाहर, 0 रखने पर ये 0 आया, 1 रखने पर ये 1 आया, प्लस 1/3 बाहर है, x का मान 0 रखने पर 0, 1 रखने पर 1, ये आ गया मेरा 1/4, ये आ गया मेरा 1/3, लघुत्तम आया मेरा 12, तो ये आ गया 3, ये आ गया 4, तो मेरा समाकलन आ गया माइनस का 1/12। तो इस पथ पर मेरा समाकलन आया है माइनस का 1/12। अब देखा कितना लंबा हुआ है, अभी हमने ए बी पथ को कवर किया है, अभी सिर्फ हमने ए बी पथ को कवर किया है, अब हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे बीसी पथ पर, यही प्रक्रिया निभाएंगे सीडी पथ पर, यही निकालेंगे डीए पथ पर, और चारों पथों पर हम ये समाकलन को पूरा करेंगे और फिर टोटल जोड़ेंगे। तो ये रेखा समाकलन की परेशानी है, मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, वो डिपेंड करता है। अगर बीएससी का सवाल होता तो आप आराम से इसको करते, नंबर भी आते उस हिसाब से, लेकिन कंपटीशन में तो फिर ये है ना, किसी प्रकार से प्रैक्टिकल सवाल है ही नहीं कि आप चारों पथों पे समाकलन पूरा करें और आंसर निकालें। इससे अच्छा तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि 4 पथ आपके टोटल है और चारों पथों पे इतना ही ये लेंथ इतनी ही रहेगी, क्योंकि हर पथ का समीकरण आएगा, हर पथ में आपको y की जगह ये रखना होगा, dy का मान रखना होगा, समाकलन करना होगा, लिमिट लगानी होगी, फिर यही बात आप अगले पथ सीडी पे करेंगे, यही बात आप डीए पथ पे करेंगे, तो चारों पथों पे आपको ये सब कुछ करना होगा, तब जाके टोटल पता चलेगा। और जबकि यही बात स्ट्रोक पर में कहता है कि इस तरीके से ना करके आप इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी कर सकते हो, जिससे ये जल्दी हो जाएगा। तो ये बात अभी समझ में आई या नहीं आई? ये बात आप लोगों को समझ में आई नहीं है कि रेखा समाकलन कर सकते हैं, रेखा समाकलन प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। कोई ये नहीं है कि को स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे तो ही होगा वरना होगा ही नहीं, होगा, वैसे भी होगा। प्रमेय का महत्व है, थोड़ा सा इजी कर रही है वो आपको, यहाँ पे आपके सवाल को आसान करके दे रही है बजाय लंबे जाने के। अब इसमें आपको लंबा जाना पड़ता, अब स्टॉक प्रमेय लगाएंगे तो ये आपके काम को छोटा कर देगी, है ना, थोड़ा सा आधा कर देगी, हाफ कर देगी। क्लियर है? आगे बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया, थन आगे मौज ही कर दी थे। आ जाओ, अब चौका मार लें आप, अब आप इन्हें कर ले दूसरा तरीका से। हम ही ना आप स्ट्रोक का सेकंड तरीका से निपटा दे, और जगह दे दो थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर कौन सो 86 कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 86 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, अब हम दूसरे वाले तरीके से चलते हैं, पहले कर्ल निकालते हैं, स्टोक थ्योरम को बुलाते हैं, उसका यूज करते हैं। स्टोक थ्योरम कहती है इसका कर्ल निकालो, सबसे पहले कर्ल निकालो, निकालते हैं कर्ल। कर्ल निकलेगा आई जे के, आई जे के, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। फलन, फलन हमारा था फलन था एक्स वाई स्क्वायर,
एक्स वाई स्क्वायर, के का कोई पद नहीं था तो 0, जो पद नहीं है वो 0, एक्स वाई स्क्वायर और 0, आई कैप, ये इसका अवकलन 0 माइनस 0, 0 0 माइनस जे कैप, ये 0 0, ये 0 ये 0, प्लस के कैप, खत्म। इसका अवकलन करेंगे वाई स्क्वायर माइनस इसका करेंगे एक्स, तो ये आ गया 0i प्लस 0j प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स के कैप। ये हमारा पहला काम हो गया। अब अगर हम स्टोक थ्योरम लगाते हैं तो स्टोक थ्योरम में दो चीजें ज्यादा है, एक तो कर्ल चाहिए जो कि मिल गया, एक चाहिए अभिलंब। अब अभिलंब निकालो, इम अभिलंब बड़ो परेशान करे, लेकिन कई बार आपने सवाल बनाने की मजबूरी है कि बिना अभिलंब ठीक से देना पड़े, वरना सवाल बहुत लंबो हो जाए। तो इसका अभिलंब बहुत आसान है, ध्यान से देखो तो अगर इसका अभिलंब बहुत आसान है। अब इस आकृति को देखो, ये जो आकृति है ये द्विविमीय है, इसके किसी भी निर्देशांक को देखिए, द्विविमीय 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 द्विविमीय, यानी ये पूरा का पूरा जो वर्ग है ये एक्स वाई तल पे है, और लिखा हुआ भी है ये रहा एक्स वाई तल। अगर ये पूरा एक्स वाई तल पर है तो ये क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल ये हो गया। अब इस क्षेत्रफल की दिशा आपकी तरफ होगी, मतलब जेड की तरफ होगी, इस क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी, तो इसका अभिलंब हो गया के कैप। इसका अभिलंब, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये एक्स वाई तल के ऊपर है, तो अगर ये एक्स वाई तल पर है तो इसका अभिलंब किधर जाएगा, इधर, है ना। अभिलंब का मतलब है ओ पेन है, ई पेन ले जार बी, वो जो क्षेत्रफल है बी को ऊपर ले जार खड़े कर दो, वो पेन थारकन है, वही सी कोई तो पेन हो सी, जो भी पेन हो सी बी ने ले जार बी पृष्ठ का ऊपर ले जार खड़े कर दो यहाँ ठक, और फिर देखो कितने जा रहे हो, वो जिनने जा रहे हो वही अभिलंब है, वो जिनने जा रहे हो वही अभिलंब है। अब और वो पूरे एक्स वाई तल पर है, मैं ले जा रही पर कट्ठा भी पेन न रख दूं, गौर करो, कहीं भी रख दूं वो हमेशा के की डायरेक्शन में जा रही है, तो अभिलंब कौन सो गयो, के कैप। देखो कहीं रख लो, चाहे कहीं भी रख लो, इस क्षेत्र में कहीं भी पेन को रख लो, हर जगह इसका अभिलंब किधर जा रहा है, के कैप। तो ये के कैप हो गया, तो इसका अभिलंब आ गया के कैप। एन बराबर के कैप, ये अभिलंब हो गया। माइनस के कैप नहीं होता, जेड इधर आता है ना, बाहर की तरफ आता है तो प्लस जेड होता है, बाहर की तरफ, है ना। आप बाहर की तरफ निकालते हैं, पीछे की तरफ नहीं निकालते, पीछे की तरफ तब आता है जब पीछे की सतह होती है, अभी आपके पास आगे की सतह है तो आपका विलंब बाहर की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। एन कैप बराबर के कैप, तो डेल क्रॉस, अब स्टॉक पर में लगा दे, तो ये एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप और डीएस। एन कैप को पूरा लिख लो, वरना खाली के कैप लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगी। पूरा लिखेंगे तो जो नहीं होते उसका मतलब 0 होता है, 0i 0 ही जे और प्लस के, 0i 0 जे प्लस के, 0i 0 जे प्लस के। डेल डॉट डेल क्रॉस एफ है हमारे पास, ये रहा 0i 0 जे वाई स्क्वायर माइनस एक्स के कैप डॉट आपका एन कैप 0i 0 जे और के कैप और डीएस। वाई स्क्वायर माइनस एक्स और डीएस, ठीक है। अब हमारा जो क्षेत्रफल है, जो हमारा आयत है, जो वर्ग है, वो एक्स वाई तल पर है, तो डीएस बराबर हो जाएगा डीएक्स डी वाई, और ये दो समाकल हो जाएंगे, डीएक्स डी वाई,
dx dy। ठीक है, अब आपको ये समाकलन इस पे करना है, dx dy। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दोनों तरीकों में आ गए। अब इसमें थोड़ा सा अब यहाँ पे जाके समाकलन की परेशानी होगी, वो हम जो डबल समाकलन ट्रिपल समाकलन पढ़ के आए उससे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी कि ये समाकलन होगा कैसे। अब ये समाकलन करना है, पहले आप y के साथ करेंगे, फिर आप x के साथ करेंगे। तो पहले y के साथ चलें, तो आ जाओ। y के साथ हमें 2 बार चलना पड़ेगा। ये रहा, y के साथ हमें 2 बार चलना पड़ेगा। मैं यहां से पहले y की तरफ जाऊंगा, y की तरफ जाऊंगा तो मैं किसी भी पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से शुरू करता हूं, इस पॉइंट से लेकर मुझे इस पॉइंट तक जाना होगा, है ना। यानी मुझे रेखा CD से लेकर रेखा BC तक जाना होगा। तो एक तो ये हो गया, लेकिन यहां तक ये बात सत्य है, यहां तक तो ये बात सत्य है, यहां तक तो गौर करो। तो यहां तक तो ये बात सत्य है, लेकिन यहां जाते ये बात बिगड़ जाती है। यहां जाते ही मेरा समीकरण बदल जाएगा। मेरा समीकरण हो जाएगा AD से AB। यानी मुझे 2 टुकड़ों में समाकलन करना होगा। एक तो मुझे C से लेकर O तक आना होगा, C से लेकर O तक तो मेरा क्लियर है, इस नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन तक। फिर यहां पे जब मैं आ जाऊंगा तो मेरा समीकरण बदल के हो जाएगा AD से लेकर यहां तक। सही है, तो मुझे 2 टुकड़ों में ये समाकलन को पूरा करना पड़ेगा। इस समाकलन को 2 टुकड़ों में पूरा करना होगा, 2 हिस्सों में, क्योंकि लिमिट है। अब लिमिट जैसी है वैसा ही करना पड़ेगा। तो 2 हिस्सों में, पहला हिस्सा, फर्स्ट हिस्सा नीचे वाले से, नीचे वाली रेखा इधर वाली रेखा से ऊपर वाली रेखा। अब इन रेखाओं के समीकरण क्या है, जैसा हमने पहली रेखा का समीकरण निकाला है वैसे ही आप दूसरी का भी निकाल सकते हैं। यही चित्र बना देता हूं। ये हो गया। अब समीकरण निकाल लो। इसका समीकरण था y बराबर -x+1। अब इसका निकालते हैं सेकंड वाले का। या x को मैं इधर ले आऊं तो इसका समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1। अगर मैं x को इधर ले आऊं तो x प्लस वाई बराबर 1, और इसका समीकरण हो जाएगा -x प्लस वाई बराबर 1। इसका निकालोगे तो इसका हो जाएगा -x माइनस वाई बराबर 1। इसका निकालोगे, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसका निकालोगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। ये इसका हो गया। इस तरीके से चारों के समीकरण हमारे, चारों समीकरण हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये चारों का हो जाएगा 1 2 3 4। अब हमें पहले यहां से चलना है, इस पे चलेंगे तो इस पॉइंट से लेकर y की तरफ जाएंगे तो यहां से यहां तक हो गया, है ना। ये देखो ये चलता जा रहा है, नीचे वाली लाइन CD से लेकर आप BC पे जा रहे बस यहां तक। यहां जाने के बाद में खत्म हो गया, यानी यहां से आप शुरू करेंगे और वहां तक चलते जाएंगे। तो x का मान कितना हुआ, x का मान यहां से शुरू हुआ -1 से लेकर 0 तक। x का मान हुआ -1 से लेकर 0 तक। y का मान यहां से निकाल लो, y बराबर हो गया 1 - x से लेकर y बराबर 1 + x तक। तो पहले ये ले लो, y बराबर, यहां से y का मान निकालोगे तो y का मान हो जाएगा y उधर चला गया, एक इधर आ गया, माइनस का 1 हो गया। y बराबर -x माइनस 1 से लेकर y बराबर, ऊपर वाले का हो जाएगा 1 + x या x+1, और यहाँ हो जाएगा y बराबर x का मान -1 से लेकर 0 तक। ये पहला समाकलन करना होगा।
फिर होगा हमारा दूसरा समाकलन शुरू। दूसरा समाकलन होगा इस वाली लाइन से लेकर उस वाली लाइन तक। इस वाली लाइन से यानी y बराबर हो जाएगा x माइनस वन, y बराबर x माइनस वन से लेकर y बराबर 1 माइनस एक्स, और x का मान 0 से लेकर 1 तक। वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। तो ये इतना लंबा सवाल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई? देखो, हर सवाल पेपर की दृष्टि से नहीं होता। अगर आप ये सोचे कि हर चीज पेपर की दृष्टि से होती है तो पेपर की दृष्टि से नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वही सवाल पढ़ते हैं जो पेपर में आएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर आपने क्वेश्चन नंबर 86 लिखा, ये तो पेपर में कहीं आएगा ही नहीं, है ना। आपने कंटिन्यू लिखा, ये पेपर में नहीं आएगा। तो समझिए बात को, हर चीज आप पेपर के ट्रेंड हो रहे हैं। आप अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी आप पेपर नहीं दे रहे हैं। ट्रेनिंग का मतलब होता है उसमें आप खट्टे मीठे सारे अनुभव लेते हैं। यहाँ पे आप सारे अनुभव लेते हैं, वो अनुभव भी लेते हैं जो पेपर में नहीं आते, लेकिन आप तैयार हो रहे हैं, आप प्रिपेयर हो रहे हैं, आप हर चीज के लिए तैयार हो रहे हैं, चाहे कैसा भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। कोई ऐसा नियम तो किसी ने बंधाया नहीं है कि भाई ये जो सवाल मैंने कराया ये पेपर में नहीं आएगा। लेकिन अगर पेपर में आता है तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये बड़ा है या छोटा है? वो कभी आपने बड़े सवाल किए होंगे तो आपको पता लगेगा ना कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि आप सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में जो एग्जाम में आएंगे वो ना तो पहले कोई आप जानते हैं ना हम जानते हैं कि पेपर में क्या आएगा। पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो हम हर कुछ के लिए तैयार हो रहे हैं, हर कुछ के लिए तैयार हो रहे हैं। छोटे सवालों के लिए भी तैयार होते हैं। याद करिए, छोटे सवाल भी किए हमने, वो भी किए जो एकदम एक लाइन के होते हैं, जिसमें पूछा गया कि स्ट्रोक पर में क्या काम आती है, वो सवाल भी किए, ये भी किए। और इसमें भी मैंने वो जो दूसरे वाला क्षेत्रफल जो रेखा समाकलन है वो बताया, जो कि आप पेपर में वो नहीं करने वाले। तो नहीं करने वाले तो भी आपको ये तो पता हो कि आप क्यों नहीं करने वाले, आप क्यों नहीं करना चाहते उसको, उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कोई सवाल अगर आप छोड़ने वाले हैं तो आपको ये तो पता हो कि आप क्यों छोड़ने वाले हो। अब आज आपने सवाल देख लिया, अब आपको पता लग गया कि सवाल को छोड़ना चाहिए, तो अब आप कारण तो समझ में आया कि आपको सवाल कौन से सवाल छोड़ने और कौन से करने। वरना आप सवाल पहले करते हैं, फिर 2 मिनट या 3 मिनट बाद आपको पता लगता है कि ये तो लंबा सवाल है, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, फिर आप उसको छोड़ते हैं 2-3 मिनट खराब करने के बाद। तो यही वो महत्वपूर्ण चीज होती है कि सवाल आएंगे पेपर में और लंबे भी आएंगे। आपको देख के कैसे पता लगे कि सवाल लंबा है या छोटा है, वो करके पता चलेगा। तो हर चीज को सीधा पेपर की दृष्टि से मत देखा करो। आप ट्रेनिंग में है, ना कि पेपर में। जब आप पेपर में होंगे तब आपको ये चीजें सोचने वाली बात है। यहाँ तो आप ट्रेन हो रहे हैं और ट्रेन में आपको सब कुछ करना चाहिए। अभी तो आपको हर प्रकार का अनुभव लेना चाहिए, फिर उस अनुभव में से आप अपने एग्जाम के हिसाब से तैयार हो जाएंगे, है ना। तो अब ये किया, और ये जबकि हमने इसको दोनों तरीके से किए, इसलिए नहीं किया कि पेपर में दोनों तरीके आएंगे, लेकिन पता तो हो कि भी रेखा समाकलन में क्या होता है, क्या करते हो आप रेखा समाकलन में, और क्या आप करते हो पृष्ठीय समाकलन में। दोनों ही केस में क्या अंतर होता है, क्यों उसको लेंदी कहा जाता है, क्यों उसको थोड़ा ठीक कहा जाता है, माना क्यों जाता है। तो ये उसका जवाब है। क्लियर है? सही है? ठीक है, बात समझ में आई मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए आपको ये सब कुछ करने पड़ेंगे। हर चीज को अगर आप एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज एग्जाम में, और वैसे तो एग्जाम में सब कुछ तो आएगा भी नहीं, सब कुछ तो एग्जाम में आता ही नहीं है। तो फिर इससे तो ये भी बनता है कि आप सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हो। सारी चीजें तो किताब में नहीं आती, किताब में तो केवल 150 क्वेश्चन ही आते, पेपर में तो केवल 150 क्वेश्चन आएंगे, तो हम इतना सारा क्यों पढ़े। तो हमें यही नहीं पता ना कि 150 कौन से आएंगे, हमें ये भी तो नहीं पता कि 150 कौन से आएंगे, इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। हम छोटे सवाल और बड़े दोनों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि पेपर में छोटे आएंगे कि बड़े आएंगे, तो हमें वो दोनों भी पढ़ने पड़ेंगे। तो हमें लगभग सब चीजों के लिए तैयार होना पड़ता है, छोटों के लिए, बड़ों के लिए। और हम जितने सवालों के लिए तैयार होंगे उतना आसानी से हम पहचान पाएंगे पेपर में कि क्या करना है, क्या छोड़ना है। सवाल छोड़ने भी होंगे, कौन से छोड़ने होंगे, जो लंबे होंगे या जिनकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि कौन से सवाल की कैलकुलेशन ज्यादा है? वो तब पता चलेगा जब आपका पहले ऐसा अनुभव रहा हुआ है इन सवालों के साथ, आपने किया, आपको पता लगा अरे ये तो बहुत लंबे जाते हैं, इनमें हाथ नहीं डालना चाहिए, तो आप बच गए, आपने टाइम बचा लिया। ठीक है, अभी भी हम इसको यहाँ पे भी ट्रेनिंग में, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हम इसको पूरा नहीं कर रहे, यहाँ पे भी हम कह रहे हैं ठीक है बस अब
जो भी आए देख लेना, संभाल लेना आप लोग। अब ये समाकलन कर लेना, जो भी उत्तर आए वो मान लेना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, आ जाओ इस पे आ जाओ। अगला सवाल, स्ट्रोक परमे के लिए मैंने शुरू में भी कहा था, स्ट्रोक परमे के सवाल लेंदी भी होते हैं, लंबे होते हैं, तो बेचारे पेपर बनाने वालों के लिए भी साथ बड़ी दिक्कत होती है कि स्ट्रोक परमे का सवाल या तो बहुत लंबा होता है या बहुत छोटा होता है। बहुत लंबा होता है तो बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, तो पेपर बनाने वाले का कोई फायदा ही नहीं रहेगा उस क्वेश्चन को डालने का। जिसको सारे बच्चे जिस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, उस क्वेश्चन को डालने का क्या फायदा? तो फायदा कुछ हुआ नहीं, तो वो क्वेश्चन वैसे बेकार हो गया। और कई बार इतना, या तो बनता है बहुत ईजी, ऐसा बनता है कि जिसमें बच्चा खाली टिक ही कर रहा है, पेन ही नहीं चला रहा, सिर्फ टिक करता है, निकल जाता है। अब ये स्टॉक परमी की बड़ी दिक्कत है। बहुत कम सवाल है जो मिड रेंज वाले, तो सवाल शायद ही कोई हो जो ऐसा सवाल हो जो ठीक ठाक सवाल हो, या तो बहुत घटिया सवाल है या बहुत लेंथी सवाल है स्टॉक परमी के साथ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। अभी देख लिया, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसके दोनों हिस्से ही लंबे हैं, ऐसा नहीं कि कोई सा छोटा था। अगर आप गौर करो दोनों हिस्से लंबे हैं, लेकिन करिए इनको, इनको छोड़िए मत, इनको करिए जरूर, क्योंकि पता कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है। ये छोटे छोटे सवाल आप चाहे कितने भी कर लो, वो कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं देते जो बड़े सवाल देते। बड़े सवाल जब आप करते हैं, मान लीजिए कोई सवाल 2 पेज का है, आपने पेपर पेपर के हिसाब से मत सोचिए, आपने 2 पेज का कोई सवाल किया, जब आप वो करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, अरे मैंने सारे स्टेप सही किए होंगे तभी तो उत्तर आया होगा, मैंने सब कुछ सही किया होगा। अब आज इस सवाल का ले लीजिए, इस सवाल को अगर आप दोनों तरीके से निकालते हैं, पेपर में नहीं आएगा ये, और आएगा तो आपको छोड़ना ही है, करना भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं ना, तो इस सवाल को जब आप दोनों तरीके से करेंगे और दोनों से आपने उत्तर मिला दिया, कल्पना करो आपने दोनों साइड से उत्तर मिला दिया, आपने रेखा से भी किया, मैंने तो नहीं किया पूरा, मैंने पूरा नहीं किया, क्लास खत्म होने के बाद आपने इस सवाल को अटेम्प्ट किया और आपने रेखा वाले को भी पूरा किया और इसको भी पूरा किया, और दोनों साइड से आपने उत्तर मिला दिया। सोचिए क्या मजा आएगा आपको, क्या कॉन्फिडेंस का लेवल होगा। तो कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं बढ़ता, उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। तो अगर आप लोगों ने इसको आगे किया तो देखिएगा आपको अच्छा महसूस होगा, और अच्छा महसूस होने के लिए जरूरी नहीं कि पेपर में आए। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे बढ़ते हैं। e की पावर x dx 2y dy माइनस dz, इसको भी पहले मैं तोड़ लेता हूं, ई एक्स आई कैप प्लस 2y j कैप माइनस के कैप, ये आपका एक हो गया, डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। ई की पावर एक्स आई कैप ये आपका एफ हो गया, वो आपका डी आर हो गया, एफ डॉट डी आर तैयारी है। एफ डॉट डी आर, ठीक है। अब इसका हम, अब यहाँ पे भी वही बात है, आप चाहो तो दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे उससे कर सकते हैं, करते हैं। चलो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, मजा आएगा। पहले हम इस साइड से चलते हैं, जिस साइड से सवाल दिया हुआ है, एफ डॉट डी आर से करते हैं इसको, है ना, जैसा दिया वैसा करते हैं। क्या वक्र क्या है? वक्र है एक वृत्त, वो भी z बराबर 2 पर। ये z बराबर 2 पे वृत्त क्या होता है? देखिए ये वृत्त है, एक वृत्त होता है जो बोर्ड पे बनेगा, बोर्ड पे बनेगा तो बोर्ड आपका जेड एक्स हुआ, मतलब ये एक्स वाई प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन हुआ। अब जेड बराबर 2, ये लाइन जो निकलती है ये जेड बराबर 2 है, तो सर्कल को थोड़ा सा आगे खिसका दीजिए, सर्कल को थोड़ा सा आगे खिसका दीजिए, तो अभी जो सर्कल बन रहा है, जो बोर्ड पे बन रहा है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। लेकिन कहां बना है ये? इस बोर्ड पे, तो इस बोर्ड के लिए कोई जेड की वैल्यू होगी, जेड की, जितना भी मैं इधर जाऊंगा इस रोड पे जेड की कोई ना कोई वैल्यू होगी। यहां जेड की वैल्यू 0, इसके पीछे जेड -1, इसके आगे जेड +1। अब कोई सर्कल अगर जेड बराबर 0 पे बना हुआ है, जेड बराबर 0 समतल पे बना हुआ है, तब भी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 होगा। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ जाए, अब सर्कल तो वही है, लेकिन अब वो जेड बराबर 0 पे नहीं बल्कि जेड बराबर 1 पर है, थोड़ा और आगे चला जाए तो वही सर्कल है, लेकिन जेड बराबर 2 पे, जेड बराबर 3 पे, पीछे चला गया तो जेड बराबर -1 पे। तो त्रिविमीय में आपको जेड भी तो बताना पड़ता है ना, त्रिविमीय में खाली एक्स वाई से काम नहीं चलता ना,
3V में है तो एक्स वाई जेड तीनों बताने पड़ते हैं आपको, एक्स वाई जेड तीनों बताने पड़ते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता है ये काम। ठीक है, सही है। तो ये जो सर्कल बना है ये एक्स वाई तल पे नहीं बना है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक्स वाई तल से थोड़ा सा आगे बना है, लेकिन हम तो नहीं बना सकते। आपा तो इशू कौन बना सका, आपा तो जेड बराबर 0 पर ही बना शा, और बिना जेड बराबर 2 को नाम दे दे शा कि वो जो सर्कल है वो जेड बराबर 2 पर बने हुए, जेड बराबर 2 पे ये सर्कल बना हुआ है, जेड बराबर 2 पे मतलब आगे वाले, यहाँ नहीं बना हुआ, जेड बराबर 0 पे नहीं बना हुआ, एक्स वाई तल पे नहीं बना हुआ, बल्कि सर्कल थोड़ा आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो है कि थोड़ा आगे खिसक है। जैसे ये दीवार है, ये दीवार एक यहाँ है, एक दीवार सामने होगी, सामने, इसका मतलब ये है कि जो आगे वाली दीवार है ये वो थोड़ी सी आगे है, बस वो है तो वही दीवार ही, बस थोड़ी आगे है। तो सर्कल वही है, थोड़ा सा आगे है। तो ये सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। अब अगर हम इसका रेखा समाकलन करें, तो रेखा समाकलन करें तो इसको आसान कर लेते हैं, इसको प्राचलिक रूप में ले लेते हैं, एक्स बराबर कॉस थीटा, वाई बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर कॉस थीटा, वाई बराबर साइन थीटा, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, सॉरी, एक्स बराबर 2 कॉस थीटा, वाई बराबर 2 साइन थीटा। देखो समीकरण को संतुष्ट करेंगे, समीकरण संतुष्ट होगी। अब dx निकाल लो, -2 2 कॉस थीटा डी थीटा, ये आपके dx और dy भी आ गए। ठीक है, ये मान, अच्छा dz कितना आएगा, z कांस्टेंट है, z हमेशा 2 है, क्योंकि जिस तल पे ये सर्कल बना हुआ है उस पे z का मान 2 है, तो z का मान चेंज ही नहीं हो रहा, z का मान चेंज नहीं हो रहा, तो dz कितना हुआ, 0, dz 0 हो गया। ये सारे मान यहाँ इस भाई साहब को दे दो, e की पावर x, x की जगह 2 cos थीटा इंटू dx का मान -2 sin थीटा डी थीटा प्लस 2 y, y की जगह 2 sin थीटा dy, dy की जगह 2 cos थीटा डी थीटा, dz की जगह 0। सर्कल की लिमिट, सर्कल थीटा यहां से शुरू होगा और पूरा घूम के आएगा तो 2 पाई हो जाएगा, थीटा बराबर 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, एक एक करके समाकलन कर लो। इसका समाकलन करने के लिए मुझे मानना पड़ेगा, पहला समाकलन, दूसरा तो सीधा हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 4 हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा बन जाएगा और साइन 2 थीटा का सीधा हो जाएगा। लेकिन ये भैया मुझे तंग करेगा, इसमें मुझे मान के समाकलन करना पड़ेगा। माना कॉस थीटा बराबर टी, कॉस थीटा बराबर टी, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, डी थीटा बराबर डी टी, इसकी जगह डी टी आ जाएगा, और ये बन जाएगा मेरा ई की पावर 2t, या 2 भी साथ में ले लेता तो 2 की भी पीछे छूट जाता, ई की पावर टी, ई की पावर टी, इसकी जगह ये आ गया डी टी प्लस यहाँ पे 2 2 4 बाहर आ गया, ये हो गया मेरा साइन 2 थीटा और डी थीटा, और समाकलन करने पर ई की पावर टी का ई की पावर टी हो गया प्लस साइन 2 थीटा का माइनस का कॉस 2 थीटा हो गया बट्टा 2 हो गया। अब लिमिट लगा देते हैं, पहले टी का मान वापस रख देते हैं, टी का मान है 2 कॉस थीटा, 4 से 2 कट गया, 2 कॉस 2 थीटा, लिमिट है 0 से 2 पाई, ई की पावर पहले इसमें रख दो, 2 पाई रख दो, कॉस 2 पाई का मान 1, तो ई की पावर 2 हो गया, माइनस यहाँ रखोगे कॉस 4 पाई का मान 1 हो गया, ये 2 हो गया, माइनस ई की पावर 2 माइनस 2, ये 0 आ गया, आंसर आया 0।
है ना। देखो हमने रेखा समाकलन की है, हमने रेखा समाकलन, सुंदर, देखो कितना अच्छा लगा। रेखा समाकलन मैंने क्या, ये कॉन्फिडेंस लाते हैं आपको सवाल, ये सवाल पेपर में आते हैं नहीं आते, उसके ज्यादा ये चीजें भी गौर करिए, ये आपको कॉन्फिडेंस लाएंगे, आपको पता है। अब आपके पास जब कोई चीजों को करने के लिए आपके पास तीन तरीके होते हैं, सवाल आप एक तरीके से करते हैं, लेकिन जब आप तीन तरीके होते हैं तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, है ना। सोच के देखिए, उसकी कल्पना करिए, जब किसी चीज कोई सवाल पेपर में आया और उसको करने के आपके पास कई तरीके हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है आपको, आपको ऐसा लगता है जैसे आपने युद्ध जीत लिया, है ना, आपने जीत हासिल कर ली। एक है आप बच बच के निकल रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आपको लग रहा है जो तरीका मैं करने वाला हूँ उससे भी होगा या नहीं होगा, उससे भी कहीं गलत तो नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस कहाँ आता है उसमें? एक कॉन्फिडेंस है कि इसका एलएचएस भी कर सकता हूँ, इसका आरएचएस भी कर सकता हूँ, दोनों ही कर सकता हूँ। तो एक अलग आप ही हैं वो, लेकिन आप कुछ अलग बन जाते हैं। एक वो है जिसमें आप डरे सहमे हैं, आपको एक ही तरीका आता है, वो भी डाउटफुल है। सोचो कॉन्फिडेंस की क्या हालत होगी। तो ये हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं, कर्ल वाले से आ जाते हैं, कर्ल वाले तरीके से, डेल क्रॉस एफ। आई, ये हो गया जीरो 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 आई, जे वाला जीरो 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 जे, के वाला जीरो 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 के, ये लो, ये यही जीरो आ गया। अब कर्ल जीरो आ गया, तो फिर वो तो जीरो आना ही था। जब ये जीरो आ गया तो फिर सब कुछ जीरो आना ही है। लेकिन बड़ी बात ये है कि हमने इसको ऐसे भी किया है, हमने ऐसे नहीं किया कि सिर्फ ये तो हो गया, ठीक है, इससे छोटे से हो गया। अब यही तो प्रॉब्लम मैंने स्टॉक परमे के लिए कहा था कि स्टॉक परमे के सवालों के साथ दिक्कत ये है, इतने ईजी होते हैं, इतने ईजी होते हैं कि या तो कल जीरो आ गया, बात ही खत्म, चलो एकदम ही निपट जाता है ना। या फिर होते हैं वो लंबे वाले सवाल जिसमें आप अच्छा खासा समाकलन कर रहे हैं। तो इसलिए स्टॉक परमे के सवाल जो है ना पेपर में थोड़ा सा कम महत्व रखते हैं बजाय गॉस के। गॉस वाले सवाल ठीक ठाक साइज के मिल जाते हैं, अच्छे सवाल गॉस में मिल जाते हैं, ग्रीन में भी अच्छे सवाल मिल जाते हैं। स्टॉक के साथ थोड़ी कमी है, या तो एकदम घटिया सवाल मिलते हैं इस तरीके के, मिनटों में फुस, है ना। चलो बात करते हैं, दोनों चीजें समझ में आ गई, इस पे गौर करो, ये समझ में आ गया ना कितना सुंदर है यार, देखो तो सही, इसमें वो है डिटेलिंग है इसमें। डिटेलिंग पे फोकस करो। जैसे मेरा छोटे वाला बेटा है, वो कलर वाला पेंटिंग वेंटिंग बहुत करता है वो, उसको ABCD 1 2 3 ढंग से लिखना नहीं आता, उल्टे सिल्टे सब जैसे जैसे लिखता रहता है। पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, पेंटिंग करता है तो कलर जब करता है तो हर चीज को उसको बारीकी से कलर करना, लाइन क्रॉस ना कर जाए, कलर को मैच करना कि कौन सा कलर करना है, येलो में भी कौन सा येलो करना है, तो ये इसको बहुत समझ में आता है। तो वो मुझे हमेशा कहता रहता है, वो छोटा है 5 साल का ये भी, तो लेकिन डिटेलिंग मुझे क्या, जब हम कभी मैं कहता हूँ ले मैं कलर कर देता हूँ, तो कहता नहीं नहीं पापा, आपको डिटेलिंग नहीं पता इसकी। और मैंने कहा हाँ हो सकता है मुझे नहीं पता हो भाई, कलर मैंने कभी किया नहीं है ज्यादा, तो मुझे नहीं पता हो, लेकिन जो समझ है, जो उसकी, वो 5 साल का है तो भी उसकी जो कलर की समझ है, डिटेलिंग, वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। तो वही है, कई चीजें जो है ना डिटेलिंग होती है चीजों के अंदर, डिटेलिंग का मतलब से गहराइयां होती है, अगर आप उसको देखें उसमें वो गहराई है, और गहराई ही कॉन्फिडेंस है, गहराई ही समझ है, समझ ही कॉन्फिडेंस है। कैसे हमने इसको रेखा समाकलन से निपटाया ये देखो। आगे का सवाल चलते हैं, इसे तो एक बार छोड़ते हैं, इस पे आ जाओ। चलो ये लो और निपटा डालो इसको, चाहो जैसे निकालो। साइन जेड डी एक्स माइनस कोस एक्स डी वाई साइन वाई डी जेड, और ये इसका आयत है।
यहाँ पे थोड़ा सा इनको ध्यान से देखना कि ये खुद ने कहा है क्वेश्चन है कि ये आयत है, आयत की दो दीवारें तो ये है 0 और पाई, x बराबर 0 और x बराबर पाई, और ऊपर नीचे की दीवारें हैं 0 से लेकर 1 तक। नीचे की दीवारें तो हो गई आपकी, ये जो साइड वाली दीवारें होगी x बराबर 0 से लेकर x बराबर पाई तक की, ये दो दीवारें इधर खड़ी होगी, और दो दीवारें ये होगी y बराबर 0 से लेकर y बराबर 1 तक। तो इस तरीके का आपका आयत तैयार हो जाएगा। x बराबर 0, ये है x बराबर 0, और x बराबर पाई थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ये x बराबर पाई। अब इसके बीच में 0 से लेकर पाई के बीच के नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ 0 है यहाँ पाई है, तो बीच में वही नंबर होंगे। फिर y बराबर 0, ये y बराबर 1। निर्देशांक बना लो, निर्देशांक बना लो। इसके निर्देशांक हो गए 0 0, x भी 0 और y भी 0। इसके निर्देशांक हो गए x पाई और y 0। इसके निर्देशांक हो गए x पाई y 1। इसके निर्देशांक हो गए x 0 और y 1। ये लो, ये आपके चारों निर्देशांक तैयार हो गए। इस आयत की चर्चा हो रही है, और ये आयत कहाँ बना हुआ है, ये z बराबर 0 पे नहीं बना हुआ, बल्कि थोड़ा सा आगे खिसक के z बराबर 3 पे बनाया हुआ है। बस इतना याद रखिएगा, z बराबर 3 पे बनाया हुआ है। 3 का मतलब थोड़ा सा आगे खिसका के बनाया हुआ है, मतलब उस इस आयत को वहां नहीं बनाया, एक्स वाई तल पे नहीं बनाया, एक्स वाई प्लेन पे नहीं बनाया, बल्कि थोड़ा सा आगे खिसका के बनाया। और कितना आगे खिसकाया, 3 कदम आगे खिसकाया, है ना, 3 कदम आगे खिसकाया। करके देखो इसको। डॉट डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, और डी जेड के कैप। इसका कर्ल निकाल लो, कर्ल एफ आई जे और के, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, साइन जेड माइनस कॉस एक्स,
साइन वाई, साइन जेड माइनस कोस एक्स और साइन वाई, आई ये कैंसिल, साइन वाई का कॉस वाई ये 0, माइनस जे 0 कॉस जेड, ये 0 हो गया, वो कॉस जेड हो गया, प्लस के कैप माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स है ना, साइन एक्स और ये 0 हो गया, 0, ये हो गया कॉस वाई आई कैप प्लस कॉस जेड जे कैप प्लस साइन एक्स के कैप, ये आपका कर्ल आ गया, चेक कर लेना। ठीक है, ये कर्ल आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे रुकना, एक बार यहाँ रुकना। अब हमें अभिलंब चाहिए होगा। अभिलंब ये जो चीज बनी हुई है ये एक्स वाई तल पर है, ये देखो ये जेड बराबर 2 है, जेड बराबर 2 है भाई, जेड बराबर 0 और जेड बराबर 2 में क्या फर्क है, बस यही फर्क है कि ये जेड बराबर 0 जहां मैं खड़ा हूं ये जेड बराबर 0 है, ये आ गया जेड बराबर 1 और ये हो गया जेड बराबर 2। तो अगर मैं जेड बराबर 0 पे खड़ा हूं तो अगर मेरा अभिलंब इधर जा रहा है ये रहा, तो जेड बराबर 1 पर भी मेरा अभिलंब यही जाएगा। कहा जाता है, माना जाता है, ये सत्य है कि अगर मेरा ये जो हथेली है इस हथेली के सामने ये हथेली है, दोनों समानांतर है, तो दोनों का अभिलंब 1 होगा, दोनों का अभिलंब 1 होगा क्योंकि दोनों समानांतर है। तो जो अभिलंब इस हथेली का होगा वही अभिलंब इस हथेली का होगा, दोनों हथेलियों का अभिलंब 1 ही होगा अगर ये समानांतर है। तो अगर समांतर नहीं है, ये आड़ी टेढ़ी है, तो इसका अभिलंब कहीं और जा सकता है, लेकिन अगर दोनों समांतर है तो दोनों का अभिलंब 1 होगा। तो जेड बराबर 0, जेड बराबर 1, जेड बराबर 2 ये सब समानांतर है, तो इनके सबका अभिलंब 1 ही होगा, जो जेड बराबर 0 का है, मतलब ये वाला अभिलंब। ये एक्स वाई तल है, जेड बराबर 0 यानी एक्स वाई तल। जेड बराबर 0 कहाँ होता है, जहां एक्स और वाई होते हैं, यानी एक्स वाई तल को जेड बराबर 0 कहते हैं। और एक्स वाई तल का अभिलंब क्या होगा, के कैप। तो एन बराबर आपका हो गया के कैप। अच्छा, अब एक सवाल भगवती ने पूछा था कि ये प्लस का के कैप क्यों होता है। बढ़िया सवाल है कि प्लस का के कैप क्यों होता है ना, प्लस का के कैप क्यों होता है, कि माइनस के कैप पीछे की तरफ भी तो हो सकता है। तो इसमें डिपेंड करता है आप दिशा क्या लेते हैं। अधिकतर हम दिशा जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम इसका रेखा समाकलन करते, अगर हम इसका रेखा समाकलन करते तो हम ये डायरेक्शन लेते, ए से बी जाते, बी से सी जाते, सी से डी जाते और डी से वापस ए आते, मतलब हमारी डायरेक्शन ये होती। और ये डायरेक्शन एंटी क्लॉक है जिसे वामावर्त कहते हैं। आप वामावर्त दिशा लेते हैं। अगर आप अपने वामावर्त, अधिकतर वामावर्त दिशा को ही हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। तो जब भी अभिलंब निकालना हो आपको तो अपनी अंगुलियों को, जो आपकी अंगुलियां हैं उनको उस दिशा में घुमाइए जिस दिशा में आप समाकलन करते हैं, तो आपका अंगूठा उस दिशा में आ जाएगा जिस दिशा में अभिलंब होगा। जैसे अब ये देखो, मैं उंगलियों को घुमाता हूं, ठीक है, तो मेरा अंगूठा आया इधर, इधर आया, तो आपका अंगूठा बता देगा कि आपका अभिलंब किधर होगा। भाई माइनस के होगा या प्लस के होगा। अब देखो प्लस के, तो हाँ प्लस के कब होता, जब अगर आप डायरेक्शन ये लेते, ये डायरेक्शन लेते, ये वाले क्लॉकवाइज वाली लेते, तो आपका माइनस के आता। लेकिन हम तो डायरेक्शन एंटी क्लॉक लेते हैं, हम तो यही डायरेक्शन लेते हैं, हमारे डायरेक्शन यही तो होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस वजह से ये हमारी, ये हमारा, तो ये हमें अभिलंब की दिशा बताता है। तो आप अपनी अंगुलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए आपके पथ पर और देखिए अभिलंब बाहर आ रहा है कि अंदर आ रहा है, तो वो अभिलंब हो गया। तो एन बराबर हो गया के कैप, और के कैप का मतलब हो गया 0i 0j और 0k, 0i 0j और k। अब हम कर्ल और एन कैप को डॉट गुना कर देते हैं और समाकलन तैयार। दोनों का डॉट गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल क्रॉस एफ, तो ये आ गया साइन एक्स और ds हो जाएगा dx dy। अब y की लिमिट लगा दो और x की लिमिट लगा दो। y की लिमिट तो है 0 से लेकर 1 तक। अब यहाँ पे कोई भी दो लिमिट नहीं है, पिछली बार वाले सवाल की तरह नहीं है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से पिंक से लेकर पिंक तक जाओगे,
पिंक पे y बराबर 0 से लेकर 1 तक, y बराबर 0 से लेकर 1 तक, और x की तरफ आप चलोगे इधर तो 0 से लेकर पाई तक। पहले y वाला समाकलन कर लो, x वाला फिर करेंगे। sin x की बारी आएगी, पहले dy का y हो गया, y की लिमिट 0 से लेकर 1 तक, x ये 1 हो गया, sin x का हो गया माइनस cos x 0 से लेकर पाई तक, cos पाई का मान -1, 0 का मान 1, माइनस माइनस का 2, ये प्लस का 2 आ गया, तो आंसर आ गया 2। ये आंसर हो गया। आगे बात समझ में? बस अब ग्रीन पर में जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो ये समझ में आ गया। अब ग्रीन पर में जिसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एन कैप होता है जो आपका तल होता है। आप अपने तल को देखिए, जो आपकी आकृति आपको बताई गई है, जो बाउंड्री बताई गई है, जो कर्व बताया गया है, पहले उसको देखो वो कहाँ है। वो जहां पर भी है उसको देखो और उस पर ले जाकर पेन को रख दो, उस पर जाकर पेन रख दो। अब देखो पेन किधर जा रहा है, जिधर पेन जा रहा है वही अभिलंब है, जिधर पेन जा रहा है वही अभिलंब है। अब आपकी आकृति एक्स वाई है, एक्स वाई तल पर है, क्योंकि जेड बराबर 3, जैसे मैंने बताया कि जेड बराबर 3 और जेड बराबर 0 एक ही बात है, बस जेड बराबर 3 थोड़ा आगे है, जेड बराबर 0 पीछे है, लेकिन है ये सब एक ही। तो आप जेड बराबर 0 की कल्पना करिए कि जेड बराबर 0 पे ये आयत बना हुआ है, और जेड बराबर 0 पे आयत बना हुआ मतलब एक्स वाई तल पे आयत बना हुआ है। तो इधर एक्स है, इधर वाई है, ये एक्स वाई तल है। अब इस एक्स वाई तल पे मैं ले जाके पेन को रखूंगा तो अभिलंब किधर आएगा, बाहर की ओर, अभिलंब ही आएगा। तो अभिलंब हो गया के कैप। तो बस यही है। और इनमें क्या होता है कि ये जो आकृति है, वर्ग है, वृत्त है, इनमें क्या फ्लैट होती है आकृतियां, फ्लैट होने की वजह से एक ही अभिलंब आता है। हाँ, आकृतियां ऐसी होती, अब इनके अभिलंबों में दिक्कत खड़ी हो जाती, लेकिन ऐसा सवाल हमें पेपर में देगा नहीं, क्योंकि इनके अभिलंब भयंकर है। देखो, देख रहे हैं? किसी का अभिलंब कहाँ जा रहा है, किसी का कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन इसका इसका अभिलंब सब जगह एक है। तो हमें जो आकृतियां देता है वो वृत्त, वर्ग, आयत ये देता है, ताकि फ्लैट आकृति है, तो इनके अभिलंब फिक्स है। ठीक है ना? तो वो देख लो खुद आकृति कहाँ है, वो जहां पे भी है। नहीं, जेड बराबर 3 से 3 के नहीं हो जाता, 3 के नहीं, जेड बराबर 3 का मतलब है कि वो जो आपका वृत्त बना हुआ है, अगर आप उसे एक्स वाई तल पे बनाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो आयत है, ये आयत एक्स वाई तल पे बना हुआ है। जेड बराबर 3 का मतलब है इसको 3 कदम खिसका दो, बस ये जो आपने बनाया है आयत, इस आयत को 3 कदम आगे खिसका दो, ये हो गया। अब 3 कदम आगे खिसकाने से क्या होगा, बस वो समानांतर चला जाएगा, इतना ही तो होगा। अभिलंब तो अभी भी वही रहेगा, यानी पहले अगर वो जेड बराबर 0 पे होता तो जो उसका अभिलंब होता वही अभिलंब जेड बराबर 3 पे होगा, क्योंकि जब चीजें समानांतर होती है तो उनका अभिलंब भी एक ही होता है, तो वही अभिलंब उसके काम आ जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।